क्या इजराइल का खात्मा नजदीक है? और क्या अब सभी मुस्लिम राष्ट्र फिलिस्तीन को बचाने के लिए इजराइल के खात्मे का चैप्टर द एंड लिख रहे हैं? और अगर सभी ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें 57 देश हैं और 200 करोड़ के आसपास की आबादी है, क्या एकजुट होकर इजराइल के खात्मे के लिए तैयार हो चुके हैं? दरअसल तुर्की के खलीफा एर्दोगान ने सभी मुस्लिम राष्ट्रों से एकजुट होने का ऐलान किया है और कहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो क्या इजराइल को अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 57 मोर्चों पर लड़ना होगा? और क्या इजराइल का दोस्त अमेरिका उसको बचा पाएगा? आज हम आपको दिखाएंगे इजराइल फिलिस्तीन की जंग का इतिहास, अरब देशों के इंतकाम का सच, ओआईसी बनाम नाटो के बीच होने वाली जंग, और इन सबके बीच मोदी और भारत किसके संग? क्योंकि तुर्की के खलीफा के फतवे के बाद क्या मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाएंगे? क्या नाटो की तर्ज पर इजराइल के खिलाफ अपनी संयुक्त सेना तैयार कर पाएंगे? क्या दुश्मन मुस्लिम देश भी एक साथ इजराइल के खिलाफ एक जाजम पर नजर आएंगे? दुनिया में एक बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है जो मुस्लिम बनाम यहूदी हो सकती है। क्या इसको कोई रोक पाएगा? आपको हर सवाल का जवाब आज हम इस प्रोग्राम में देंगे, क्योंकि खलीफा का फतवा मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाओ। सबसे पहले आपको बढ़ाते हैं कि इजराइल के खिलाफ एकता का जो हल्ला बोल एर्दोगान की तरफ से किया गया है, उसमें क्या कुछ कहा गया है और इजराइल के लिए क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ बोला गया है। सबसे पहले जरा इसको पढ़ते हैं कि क्या कहा गया है। देखिए जरा, इजरायली अहंकार, इजरायली लड़ाकुओं और इजरायली सरकार समर्थित आतंकवाद को रोकने वाला एकमात्र कदम इस्लामिक देशों का गठबंधन है। मिस्र और सीरिया के साथ संबंधों में सुधार के लिए तुर्की ने हाल ही में जो कदम उठाए हैं, उनका उद्देश्य विस्तारवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ एकजुटता को बनाए रखना है। इजराइल से लेबनान और सीरिया को भी खतरा है, क्योंकि लेबनान पर हमला किया जा रहा है, सीरिया पर हमला हो सकता है। तो क्या तुर्की के खलीफा एर्दोगान मुस्लिम राष्ट्रों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल सिर्फ फिलिस्तीन तक नहीं रुकेगा, इजराइल लेबनान तक बढ़ चुका है, इजराइल इससे आगे बढ़ेगा और इससे आगे बढ़ते हुए सीरिया तक भी पहुंच सकता है? क्या वाकई में इस डर के साथ एर्दोगान तमाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के देशों को एक साथ ला सकते हैं? बहरहाल ये आपको बताएं कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर है और क्या वाकई में मुमकिन है। साथ ही क्या वाकई में इजराइल एक ऐसी पोजीशन पर है जहां तमाम मुस्लिम कंट्रीज चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब एर्दोगान ने धमकी दी इजराइल को, तो इजराइल ने भी वापस पलटवार किया। इजरायली विदेश मंत्री ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, यह भी देखिए। इजराइल के विदेश मंत्री, इजराइल के जो विदेश मंत्री है कार्ड्स ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एर्दोगान की टिप्पणी एक खतरनाक झूठ और उकसावे वाली है। तुर्की के नेता क्षेत्र के उदारवादी अरब शासन को कमजोर करने के लिए ईरान के साथ सालों से काम कर रही हैं। यानी इजराइल ने कहा कि तुर्की जो रच रहा है वो दरअसल इस्लामिक कंट्रीज को कमजोर करने की साजिश रच रहा है और उन्हें इस जंग के मैदान में झोंककर खुद खलीफा बनना चाहता है, सभी का रहनुमा बनना चाहता है। तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? इसको भी जरा समझिए। क्या वाकई में मुस्लिम देशों को तुर्की इस डर के साथ साधने की कोशिश कर रहा है? दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने हाल ही में अंकारा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी की मेजबानी की थी। इस दौरान उन्होंने गाजा युद्ध और दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों को नरम करने की कोशिश भी की थी। बीते 12 सालों में यह पहला मौका था जब कोई मिस्र का राष्ट्रपति तुर्की पहुंचा था, क्योंकि तुर्की धर्मनिरपेक्ष नहीं, धार्मिक देश है। 2020 में तुर्की ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सहित कई देशों के साथ तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू किए थे। एर्दोगान ने यह भी कहा था कि तुर्की सीरिया के राष्ट्रपति
बशर अल असद को तनाव घटाने के लिए अपने देश आमंत्रित करेगा। तुर्की ने 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के शुरू होने के बाद अपने संबंधों को तोड़ दिया था, लेकिन अब एक एक करके वो संबंधों को जोड़ रहा है। क्या वाकई में वो सभी का खलीफा बनने की तैयारी कर रहा है, या उसको डर है कि इजराइल लेबनान होते हुए कहीं ऐसा ना हो कि तुर्की पर अटैक कर दे, और जिस तुर्की ने अपने इस्लामिक कंट्रीज के साथ संबंधों को बर्बाद कर लिया है, वो इस्लामिक कंट्रीज उसके साथ खड़ी ही ना हो, और ऐसे में ऐसा ना हो कि इजराइल के हाथों तुर्की भी उस तरफ चल पड़े जहां फिलिस्तीन चल निकला है, जहां लेबनान चल निकला है, क्योंकि लेबनान से ऊपर जाएंगे तो आपको तुर्की नजर आएगा। लेकिन जिक्र किया गया मुस्लिम राष्ट्रों का, 57 मुस्लिम राष्ट्रों का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का, जिनकी आबादी 200 करोड़ के आसपास है, जिनको एकजुट करने की बात की जा रही है, जिनको इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात की जा रही है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं। हम आपको 57 कंट्रीज के नाम बता रहे हैं। जरा देखिए ये 57 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। इस नक्शे में जब आप देखेंगे तो शायद आप समझ ना पाए, लेकिन इसमें अफगानिस्तान है, अल्बानिया है, अल्जीरिया है, अजरबैजान है, बहरीन, बांग्लादेश, बेनिन, ब्रुनेई, ब्रुनिका फासो, कैमरून, चाड, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, गेबॉन, गाबिया, गिनी बिसाऊ, गुयाना, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, आइवरी कोस्ट, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, मॉरिटानिया, मोरारको, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, सूडान, सूरीनाम, सीरिया, तजाकिस्तान, टोगो, ट्यूनेशिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, इसके अलावा उज्बेकिस्तान और यमन है। दरअसल ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो 57 कंट्रीज जिनसे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC बनती है, जिसमें मुस्लिम 57 राष्ट्र और 200 करोड़ के आसपास की आबादी, और इन्हीं को एकजुट करने की बात की जा रही है। लेकिन क्या वाकई में ये एकजुट हो सकते हैं? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एर्दोगन की कोशिश खुद को इस्लामिक देशों का नेता बनाने की है, या कहें कि खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा बनाने की है। उनकी इसी महत्वाकांक्षा के कारण 2020 में सऊदी अरब के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। एर्दोगन को तुर्की का नया तानाशाह भी कहा जाता है। उनके शासनकाल में सैन्य तख्ता पलट की कई कोशिशें हुई, जिसे उन्होंने बर्बरतापूर्वक कुचल दिया था। उन्होंने तख्ता पलट की आड़ में अपने सभी राजनीतिक विरोधियों का सफाया भी कर दिया था। एर्दोगन कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र होने के कारण पाकिस्तान का साथ देता है, भारत का विरोध करता है। लेकिन एर्दोगन के इस साजिश का जवाब भारत दे रहा है। आगे चल के हम आपको बताएंगे किस तरीके से भारत में एक तरफ कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना है, और दूसरी तरफ कैसे इसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के ग्रुप के अंदर भारत खुद को शामिल करना चाहता है, यह कहते हुए कि भारत में मुस्लिम आबादी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, तो उसे इस ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए। उसके पीछे की वजह क्या है और मोदी सरकार इस रणनीति को क्यों आगे बढ़ा रही है, उससे पहले जरा आपको यह देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग आगे बढ़ी, और जो एक खलीफा कह रहे हैं कि भाई इजराइल को कंट्रोल कर लीजिए, मुस्लिम राष्ट्र एक साथ आ जाएंगे, इजराइल को नेस्तनाबूद करना होगा, वरना वो जो हाल फिलिस्तीन का हुआ, जो हाल इस वक्त लेबनान का हो रहा है, वही तुर्की, और ऐसा ना हो कि बाकी सीरिया और अन्य देशों का हो। तो जरा एक बार देखते हैं कि इजराइल कितना है, इजराइल के आसपास की कंट्रीज कौन सी है, और क्या इजराइल को कंट्रोल किया जा सकता है। इसको जरा आपको समझाते हैं, इसको जरा देखिए, क्योंकि हम आपके लिए बाकायदा गूगल मैप के जरिए यह समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या वाकई में जो कहा जा रहा है वो संभव है। तो इसको समझने के लिए जरा समझिए, यह इजराइल है। अब हमने आपको 57 मुस्लिम कंट्रियों के नाम बताए। हमने बताया कि OIC के अंदर कौन कौन से मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनको एकजुट करने की बात की जा रही है। तो जरा अब इसमें देखते हैं कि इजराइल के इर्द गिर्द ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जो सीधा इजराइल के संपर्क में आ सकती हैं, अगर उनकी एक संयुक्त सेना बिल्कुल वैसे बने जैसे नाटो की है। तो देखिए कौन कौन से हैं। शुरुआत करते हैं। मिस्र है, लीबिया है, इराक है,
सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, सूडान है, चाड है, इथियोपिया है, इसके अलावा सोमालिया है। अब इधर आइए, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और इससे आगे जाएंगे तो आपको बांग्लादेश भी मिलेगा। अब जरा सोचिए, और इसके जब इधर की तरफ आप आएंगे तो आपको तुर्की मिलेगा। तो कमाल की बात यह देखिए कि यह छोटा सा इजराइल है, और उस इजराइल को कंट्रोल करने के लिए जिन मुस्लिम राष्ट्रों की बात की जा रही है वो इसके इर्द गिर्द हैं, और सारे के सारे हैं। तो क्या वाकई में इजराइल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं, इस ब्लैक डॉट को आप समझिए, ये इजराइल है, और इसके इर्द गिर्द कितनी इस कंट्रीज हैं जो ओआईसी की मेंबर हैं, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन वो फिलिस्तीन के अंदर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहूदी बनाम मुस्लिम के बीच की जंग, और उसमें फिलिस्तीनियों का सफाया इजराइल तेजी से कर रहा है, और तुर्की का खलीफा कह रहा है कि भाई सभी एक साथ आ जाएं तो इजराइल को खत्म किया जा सकता है। क्या वाकई में इतनी इस कंट्री एक साथ मिल जाए, इनकी संयुक्त सेना बन जाए, तो क्या इजराइल के ऊपर अटैक किया जा सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जब इस पर अटैक किया जाएगा तो क्या अमेरिका, जो नेटो देशों को लीड करता है, क्या वो नेटो की संयुक्त सेना इजराइल के पक्ष में नजर आएगी? इसको समझने के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, क्योंकि जब आप इसके दूसरे तरफ जाएंगे तो यहां पे आपको यूक्रेन नजर आएगा। जब यूक्रेन को आप देखेंगे तो यहां से नेटो की सेना शुरू होती है, क्योंकि यूक्रेन के इर्द गिर्द फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, रोमानिया है, स्पेन है, आयरलैंड है और ट्यूनीशिया है। इसमें से और भी कई देश हैं जो नेटो की सेना में हैं। तो क्या तुर्की का खलीफा सीधे तौर पर यह कह रहा है कि एक ऐसी सेना का निर्माण आप कीजिए जिससे आप किससे जंग लड़ सकें? जिससे आप नेटो से जंग लड़ सकें। तो क्या इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन की जंग एक तरीके से ओआईसी की संयुक्त सेना बनाम नेटो की सेना के बीच हो सकती है? और क्या वाकई में इस जंग में इजराइल को हराया जा सकता है? क्योंकि इजराइल का जिस तरीके से डॉम है, सुरक्षा का डॉम है, उसको भेद पाना बेहद मुश्किल है। और अरब कंट्रीज ने, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके की कोशिश की है, ना जाने कितनी बार कोशिश की है, लेकिन उन कोशिशों के बावजूद फिलिस्तीन का क्या हाल हुआ, ये हम आपको एक नक्शे के जरिए समझाते हैं। जरा आपको एक नक्शे के साथ लेकर चलते हैं, जो 1948 से अभी तक का नक्शा है। इस नक्शे को जरा आप देखिए और समझिए कि जितने ओआईसी के मेंबर्स हैं, उनके होने के बावजूद फिलिस्तीन किस तरीके से देखते ही देखते इजराइल होता चला गया। जरा नक्शे को डालिए। 1917 से पहले जो आप देख रहे हैं, यह नक्शा पूरे तरीके से फिलिस्तीन था, पूरे तरीके से फिलिस्तीन। लेकिन 1947 में यूएन के प्रस्ताव के बाद जो आप ये हरा रंग देख रहे हैं, यह दरअसल फिलिस्तीन, और जो आप ये पीला रंग देख रहे हैं, यह इजराइल का कब्जा, इजराइल के कंट्रोल का हिस्सा। इसके बाद देखिए 1948 के जंग के बाद महज 1 साल के बाद आप इन नक्शों के अंदर मेजर चेंज नजर आएगा, क्योंकि अब आपको फिलिस्तीन जो कभी पूरा हुआ करता था वो आपको छोटे से हिस्से के अंदर नजर आएगा, जिसमें आपको गाजा पट्टी नजर आएगी और वेस्ट बैंक नजर आएगा। उसके अलावा बाकी सब आपको इजराइल होता हुआ दिखाई देगा। और इसके बाद 1967 की जंग में तो आपको इजराइल पूरे तरीके से कंट्रोल करता हुआ और फिलिस्तीन लगभग गायब होता हुआ। और जब इसमें आप 2024 का नक्शा देखेंगे तो उसमें आपको फिलिस्तीन नजर ही नहीं आएगी। और ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब अरब कंट्रीज के बीच में फिलिस्तीन मौजूद और अरब कंट्रीज के होने के बावजूद एक यहूदी देश पूरे देश के ऊपर कंट्रोल करता है। व्यापक स्तर पर नरसंहार होता है, फिलिस्तीनियों को मारा जाता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये इजराइल और अरब देशों के बीच जो जंग हुई फिलिस्तीन को लेकर, उसका इतिहास कह रहा है। तो जरा एक बार इतिहास को भी खंगाल लेते हैं कि इजराइल और अरब देशों के बीच जंग का इतिहास क्या है। क्योंकि क्या कह रहे हैं तुर्की के एर्दोगन की एक सेना तैयार कीजिए और उस सेना के साथ इजराइल पर अटैक किया जाएगा, इजराइल से फिलिस्तीन को आजाद कराया जाएगा। वरना जो लेबनान में हुआ वो तुर्की में हो सकता है, वो सीरिया में भी हो सकता है, इजराइल ये कर सकता है।
अब जरा इतिहास के पन्नों को जब आप खंगालेंगे तो आपको लगेगा कि ना जाने कितनी बार इजराइल पर अरब कंट्रीज ने अटैक किया, लेकिन हर बार मुंह की खाई है। दरअसल 50 साल पहले इजराइल और उनके पड़ोसी देशों के बीच युद्ध भड़क गया, जिसे 1967 के अरब इजराइल युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष महज 6 दिन चला, लंबा नहीं चला, लेकिन इसका असर आज तक नजर आता है। इस जंग के बाद मध्य पूर्व संघर्ष का स्वरूप पूरे तरीके से बदल गया। इजराइल ने मिस्र को गाजा से, सीरिया को गोलन पहाड़ियों से, जॉर्डन को पश्चिम तट और पूर्वी यरूशलेम से ढकेल दिया बाहर, और इसकी वजह से 5 लाख और फिलिस्तीनी बेघर हो गए। जब कूटनीतिक तरीकों से मिस्र और सीरिया को अपनी जमीन वापस नहीं मिली तो 1973 में एक बार फिर से उन्होंने इजराइल पर चढ़ाई कर। अमेरिका, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने संघर्ष रोकने के महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई, और इस युद्ध के बाद इजराइल अमेरिका पर और ज्यादा आश्रित हो गया, या कहें कि अमेरिका के और ज्यादा नजदीक आ गया। वहीं सऊदी अरब ने इजराइल समर्थित देशों को पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। इजराइल के कब्जे के विरोध में 1987 में फिलिस्तीनियों ने जन आंदोलन छेड़ दिया। यह आंदोलन जल्द ही पूरे क्षेत्र में फैल गया और इसके तहत हड़ताल और बहिष्कार किए गए। लेकिन इसका अंत कैसे हुआ? इजरायली सैनिकों पर फिलिस्तीनी पत्थर फेंकते रहे, वहां से जवाब में इजरायली सेना गोली चलाती रही और फिलिस्तीनी इसमें मारे जाते रहे। ऐसा तब तक जारी रहा जब तक फिलिस्तीन के साथ साथ लेबनान भी इजराइल के निशाने पर आ चुका था। 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही अरब देश इजराइल को खत्म करना चाहते हैं और कई बार जंग का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अफसोस हर बार मुंह की खानी पड़ती है। तो क्या एक बार फिर से अरब कंट्रीज एक साथ मिलकर इजराइल पर दोगुनी ताकत से हमला कर कर उसको कंट्रोल करते हुए हरा सकती है? या अब इजराइल और ज्यादा ताकतवर हो चुका है क्योंकि वो अमेरिका के और ज्यादा नजदीक आ चुका है और अमेरिका के पास अपनी सेना के अलावा नेटोज की वो सेना है जो हमने मैप के जरिए समझाई कि कैसे अगर अरब कंट्रीज अपनी एक संयुक्त सेना बना भी लेते हैं तो क्या नेटो की सेना से मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच की जंग में आपको नेटो जरूर नजर आएगी। लेकिन अरब की आंखों में इजराइल चुप क्यों रहा है, इसका एक इतिहास हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा भी आप समझिए जरा, 14 मई 1948 को इजराइल पहले यहूदी देश के तौर पर अस्तित्व में आया था। 1948 के आखिर में इजराइल पर अरब पड़ोसियों ने हमले किए, जिसका पूरा इतिहास हमने आपको बताया। इनकी कोशिश इजराइल को नष्ट करने की थी, लेकिन वो पूरे तरीके से नाकाम रहे। यहूदियों के हमलों से उल्टा फिलिस्तीनियों के पांव उखड़ गए। हजारों लोग जान बचाने के लिए लेबनान और मिस्र भागने पर मजबूर हो गए। तो क्या ऐसा तो नहीं कि एक बार अगर फिर से हमला हुआ तो जिन छोटे मोटे इलाकों पर इस वक्त फिलिस्तीन का कंट्रोल है वो कंट्रोल भी हाथ से गवा बैठे, क्योंकि अभी तक इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर है कि वो सिविलियंस पर अटैक ना करे। लेकिन अगर सीधे जंग की स्थिति आई तो फिर जंग के मैदान में जिस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल होगा उसमें क्या इजराइल का कोई भी हिस्सा फिलिस्तीन के कंट्रोल में बचेगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। लेकिन इसके अलावा सवाल यह भी है कि क्या वाकई में जो एर्दोगन कर रहे हैं वो कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि तुर्की के अंदर ही उनकी सत्ता को सवाल किए जा रहे हैं, उनकी सत्ता को उखाड़ने की साजिशें रची जा रही हैं। और ये कौन कर रहा होगा? ये हो सकता है कि तुर्की की सेना ही कर रही हो, क्योंकि एर्दोगन की सत्ता को एक बार तुर्की सेना उखाड़ने की कोशिश कर चुकी है। हालांकि उस दौरान एर्दोगन ने उसको नाकाम कर दिया था। तो कहीं सारे मुस्लिम राष्ट्रों को एक साथ लाने के पीछे एर्दोगन ये तो नहीं चाहते कि अगर उनकी ही सत्ता को उन्हीं के देश में चुनौती दी जाए तो ये मुस्लिम राष्ट्र उनको प्रोटेक्ट करे। हुआ क्या? दरअसल हुआ यह कि तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा के बारे में ऐसी बातें बोली गई सेना की तरफ से जिससे वहां हर कोई हैरान था। दरअसल नवनियुक्त लेफ्टिनेंट्स के एक समूह ने अपनी तलवारें खींची और फिर नारा लगाया, हम मुस्तफा कमाल के सैनिक हैं। बता दें कि यह नारा आधुनिक तुर्की के धर्मनिरपेक्ष संस्थापक मुस्तफा कमाल के संदर्भ में। इसके बाद तुर्की के विभिन्न हलकों में मानो चिंता पैदा हो गई और इसी पर एर्दोगन सेना के जवानों पर एर्दोगन भड़क गए।
एर्दोगन ने सेना से पूछा कि ये तलवारें किसके खिलाफ खींची जा रही हैं, क्योंकि एर्दोगन को डर था कि वो कट्टरता के साथ शासन चला रहे हैं और तुर्की की सेना को धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। और ऐसा तो नहीं कि जो तलवारें खींचने की बात करें वो एर्दोगन के खिलाफ ही कर रहे हैं। इसलिए एर्दोगन ने कहा कि तुर्की सशस्त्र बलों को राजनीतिक शोषण का शिकार नहीं बनाया जाएगा। हमें अपनी तुर्की सेना पर गर्व है और हम इसे कमतर नहीं आंकने देंगे। कुछ लोगों ने अनुचित तरीके से तलवारें खींची और सेकुलर शपथ ली है। एर्दोगन ने कहा कि इस बात की जांच करें कि इस कृत्य के पीछे कौन है। एर्दोगन ने यह भी कहा कि जांच में जिम्मेदार लोगों की संलिप्तता को भी शामिल किया जाएगा। जोर देकर कहा कि चाहे वो 30 लोग हों, 300 लोग हों, हमारी सेना में उनकी मौजूदगी अस्वीकार्य है। यानी एर्दोगन कह रहे हैं कि कट्टरता के साथ ही देश चलेगा और अगर कोई धर्मनिरपेक्ष की बात करेगा तो उसकी जगह ना सेना में है ना देश में। यानी एर्दोगन की सेना में जो भी धर्मनिरपेक्ष होगा उसको सेना से बाहर कर दिया जाएगा। एर्दोगन तुर्की की धर्मनिरपेक्ष सेना को धार्मिक रक्षक के तौर पर तैयार करना चाहता है, जबकि तुर्की की सेना धर्मनिरपेक्ष और कई धार्मिक कट्टर सरकारों का वो तख्तापलट इससे पहले कर चुकी है और यह एर्दोगन जानता है। 1960 और 1980 के बीच 3 बार सत्ता पर सेना ने कब्जा किया और कट्टरता रखने वाले नेताओं को सत्ता से बाहर कर दिया। 1997 में एक रूढ़िवादी सरकार को एर्दोगन की इस सरकार की सेना ने गिरा दिया। हालांकि 2016 में एर्दोगन और उनके धार्मिक रूढ़िवादी प्रशासन ने सेना की कोशिश को नाकाम कर दिया। एर्दोगन ने हजारों लोगों को सशस्त्र बलों, न्यायपालिका और अन्य सार्वजनिक संस्थानों से बाहर निकाल दिया और इस वजह से एर्दोगन बादशाह से नफरत करते हैं, धार्मिक कट्टरता की बात करते हैं। लेकिन इस पूरे खेल के अंदर भारत की भूमिका क्या रहेगी, यह बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ तुर्की का खलीफा मुस्लिम राष्ट्रों को एक करने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ भारत यह चाह रहा है कि मुस्लिम राष्ट्रों के इस संगठन में वो अपनी जगह को पक्का कर दे। और यह बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारत के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ सरकारें बढ़ती हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भारत चाहता है कि जगह मिले और पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है। और कमाल की बात देखिए कि GCC के अंदर शामिल होने के लिए एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं, अरब पहुंचे हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर GCC में शामिल होने के लिए दरअसल विदेश यात्रा पर हैं, सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, जिसमें रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। जयशंकर ने GCC के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय मुलाकात भी की है। GCC में विदेश मंत्री के शामिल होने को लेकर पाकिस्तान पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है। GCC दरअसल सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन का संगठन है। भारत में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, गल्फ देशों के साथ संबंधों को बढ़ाया गया है और इन देशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या भी तकरीबन 80 से 90 लाख हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि GCC का OIC से क्या संबंध है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसको तुर्की का खलीफा एर्दोगन एकजुट करना चाहता है इजराइल के खिलाफ, उसका भला भारत से क्या कनेक्शन, और अगर भारत OIC का सदस्य बन गया तो उससे भारत को क्या मिलेगा। और क्या यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि होगी कि जिस देश के अंदर 80% के आसपास हिंदू हैं, वो देश उस संगठन का हिस्सा बने जिसका नाम ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है। तो इसके पीछे की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझिए सर। दरअसल जो बैठक GCC में हुई, यह बैठक भारत के लिए अहम इसलिए भी है क्योंकि इसमें भारत की कोशिश होगी GCC देशों के जरिए OIC को खासतौर पर कश्मीर जैसे मुद्दों से दूर किया जाए। यह इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि OIC पाकिस्तान के साथ इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ है। भारत OIC में शामिल होने पर एक बार फिर से जोर दे सकता है। सऊदी अरब OIC का सबसे प्रभावशाली सदस्य माना जाता है। OIC संगठन का मुख्यालय भी सऊदी अरब के शहर जेदा में है। UAE, कतर जैसे खाड़ी देश भी संगठन में अहम स्थान रखते हैं। इन सभी देशों से ही भारत अपने संबंध बढ़ा रहा है और इससे पाकिस्तान बौखला रहा है। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में 20 करोड़ मुस्लिम भाई हैं। मुसलमान आबादी के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और इसे देखते हुए भारत ने एक बार OIC में शामिल होने की कोशिश भी की थी। साल था 2019।
तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर यूएई में आयोजित ओआईसी की बैठक में बुलाया गया था। इस दौरान सुषमा स्वराज ने ओआईसी में भारत के शामिल होने की वकालत की थी। इससे खफा होकर पाकिस्तान इतना बौखला गया था कि उसने ओआईसी में भारत के शामिल होने के विरोध में बैठक का ही बहिष्कार कर दिया था। लेकिन अब वापस क्या ये शुरू होने वाला है, और क्या ये जियोपॉलिटिक्स भारत को एक बार फिर से सेंटर पॉइंट में लाकर खड़ा कर देगी? क्योंकि अगर भारत ओआईसी का सदस्य बना तो क्या इजरायल के खिलाफ तुर्की का खलीफा जो करना चाह रहा है और मुस्लिम राष्ट्र को एक साथ करके खुद खलीफा बनते हुए मुस्लिम राष्ट्रों का रहनुमा बनना चाहता है, क्या उसको एक बड़ा झटका लगेगा? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।